करते हैं जिसका नाम है एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट आपका बोर्ड के पर्पज से, आपका कंपटीशन के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल्स आता है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आता है। डेरिवेशंस भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए डेरिवेशंस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल वे से समझाता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आएगा और आपसे कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए आप, मेरे पास सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा इसका। मेरे पास सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे? एल लगा हुआ है, सर्किट में सी लगा हुआ है और सर्किट में आर लगा हुआ है। इस तरीके से ये एल, ये सी और ये आर, इसका पोटेंशियल वी एल, इसका वी सी और इसका वी आर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बैटरी लगा रखी है इसमें, जिसकी बैटरी इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट आई। तो ये पहला आपका सर्किट डायग्राम हो गया। सिंपल सा सर्किट में आपने सीरीज में तीनों लगा रखे हैं, एल लगा रखा है, सी लगा रखा है, आर लगा रखा है। बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, बड़े मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा फालतू दिमाग खर्च नहीं करना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, एलसीआर। अच्छा जी, इसका जब दूसरा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखें आप लोग, आप सब जानते हैं कि भाई मैंने आपको एक टर्म याद करवाया था, शायद आपको याद हो। मैं वापस से लिख दूं यहाँ पर क्या याद करवाया था। एक टर्म याद करवाया था, सी आई वी आई एल, शायद याद हो आपको, है ना। सी आई वी आई एल, सिविल। सिविल का मतलब क्या है? सिविल का मतलब यह है कि अगर आपने सर्किट में सिंपल सा कैपेसिटेंस जोड़ा है तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से, और अगर आपने सर्किट में इंडक्टेंस जोड़ा है तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से, है ना। अगर सी जोड़ा है तो करंट आगे होगा वी से, एल जोड़ा है तो करंट से आगे कौन होगा? वी होगा। ठीक है, तो बेसिक सा हमें पता है कि जब सर्किट में सर सी लगाते हैं तो पाई बाई टू करंट आगे होता है, जबकि एल लगाते हैं तो पाई बाई टू करंट पीछे होता है। तो नेट डिफरेंस कितना आएगा फेस में? कितना फेस चेंज आएगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं 0 डिग्री। सर क्यों? माइनस का प्लस बाई टू, प्लस का प्लस बाई टू 0 हो जाएगा, है ना। फिर भैया हमें पता है करंट प्लस का पाई बाई टू यहाँ पर और माइनस का पाई बाई टू यहाँ पर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये बिल्कुल गलत, आप जोड़ क्यों रहे हैं? या तो उसकी डायरेक्शन देखी जाएगी ना। माइनस पाई बाई टू मतलब क्या है कि वो नीचे है, प्लस पाई बाई टू मतलब क्या है? वो ऊपर है। और जब इस तरीके से आएगा तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा आपका? मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा, सपोज करो VL, और यहाँ ले लेता हूँ मैं VC, है ना। VL और VC, तो यहाँ एंगल तो पूरा आपका पाई बन जाएगा ना। कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ जीरो एंगल नहीं है कि माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू बराबर 0 कर दें, जी नहीं। कितना? पाई। पाई के समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कि भैया एक प्लस पाई बाई टू मतलब वो आगे जा रहा है, माइनस पाई बाई टू मतलब वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो एंगल कितना बन गया आपका? 180 डिग्री VC और VL के बीच में। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हम VL यहां नहीं ले सकते? तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप VL यहां ले सकते हैं और VC यहां पे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं कि VC ऊपर आए और VL ऊपर आए, ऐसा कोई नहीं है। आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने VL यहां लिखा है तो VC यहां आएगा, और VC अगर यहां लिखा है तो VL यहां आएगा आपका। ठीक है, सामने क्या आएगा आपका? VR। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, ये एंगल कितना बन गया आपका? पाई बन गया। ठीक है जी, हाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सर अगर मैं इसमें माइनस साइन ले लूं तो कहां चला जाएगा? ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे इस पर माइनस साइन लूंगा ऊपर पहुंच जाएगा, डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम लोग VC माइनस VL। तो अब VC माइनस VL और VR के बीच में कितना एंगल बन गया आपका? पाई बाई टू का। कितना का बन गया? पाई बाई टू का। और अब इसका आप आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। आराम से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट में कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मैं VC यहां लिखता हूं। अब आराम से इसका आप रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। नेमिंग कर देते इसकी OAB, ये बिल्कुल इसके पैरेलल साइड, तो ये भी क्या हो जाएगी? VC माइनस VL। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी इसकी बिल्कुल पैरेलल, VC माइनस VL। ये एंगल आप कितना ले लेंगे? ओमेगा टी और फाई भी ले सकते हैं आप इसको डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब मैं डेरिवेशन करता हूं इसका। इसमें एक राइट ट्रायंगल बन गया। कौन सा राइट ट्रायंगल बन गया? कि इन राइट ट्रायंगल OAB क्या बन गया? OAB।
और ओ ए बी में आप क्या लिख सकते हैं कि सर हाइपो का स्क्वायर बराबर सर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो बन गया आपका, और तो कुछ आपके पास है नहीं है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पाइथागोरस लगा लीजिए आप लोग इसमें। अब ओबी की वैल्यू मैंने इसको v मान लिया रिजल्टेंट इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास v का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है v और सफिक्स में r का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है आपके पास वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब v का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं यहां पे, है ना बेटा। अब क्या होगा, अब होगा v का स्क्वायर बराबर v बराबर क्या होता है आई आर प्लस वी सी क्या होता है आई एक्स सी और वी एल आई एक्स एल, ठीक है बेटा। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आई स्क्वायर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी यहां से भी, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर उठाएंगे यहां से, क्या हो जाएगा v इक्वल टू आई, और इस पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे पीछे वाले पर अंडर रूट, आई का स्क्वायर हट जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, इसको उधर ले आएंगे, v अपॉन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आप सब जानते हैं कि सर आपने पढ़ाया है v अपॉन आई बराबर क्या होता है जेड होता है, इसको आप कंबाइंड रेजिस्टेंस या इंपीडेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जेड लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल के आ गया सर्किट का। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्स एल की ओमेगा एल, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखें, फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं बता दूंगा आप एक्स एल माइनस एक्स सी लिखें या एक्स सी माइनस एक्स एल लिखें, आपकी दोनों की दोनों बात क्या होती है बिल्कुल सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि सर यहाँ पर लगा हुआ ऊपर स्क्वायर है ना, अगर माइनस की वैल्यू भी निकल के आएगी तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, सब समझना है आपको। आई थिंक सो कि आपको सारी बात समझ में आ रही है, एक बार मैं वापस से और रिपीट कर दूं आपको बड़ा बेसिक तरीके से, बड़ा बेसिक तरीके से रिपीट कर दूं कि भाई मेरे पास कौन सर्किट है, मेरे पास एलसीआर सर्किट है, एलसीआर मैंने एल लगा रखा है, सी लगा रखा है, आर लगा रखा है और वेटी दे रखी है बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, इसका पोटेंशियल वीएल वीसी एंड वीआर। हम जानते हैं वीसी और बीएल के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री नहीं होता, कितना होता है पाई डिग्री होता है, क्योंकि मुझे पता है जो वीसी होता है आपके पास वो आपका इसमें करंट प्लस पाई बाई 2 होता है और इसमें कितना होता है माइनस पाई बाई 2, वोल्टेज भी ऐसी होता है आपका, अगर वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज माइनस पाई बाई 2 और इसमें प्लस पाई बाई 2, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, ना कि 0 हो जाता है, ठीक है, 180 डिग्री बन गया। अगर मैं एक पे माइनस साइन ले लूंगा तो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो आप लोग VC माइनस VL इसको लिख सकते हैं आराम से, ये आपका VR है। अब VR और VC माइनस VL के बीच में एंगल बन गया पाई बाई 2, ये मैंने एंगल ओमेगा टी ले रखा है ना, जो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम ले रखे हैं, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी वाली साइड, इसमें राइट एंगल OAB बन जाएगा, OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और अपना पूरा आंसर प्रूव करके दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा परेशानी का सबक नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं कि सर डायरेक्शन चाहिए मुझे tan फाई चाहिए, क्या चाहिए tan फाई, तो tan फाई कैसे आएगा पहले वो समझ लीजिए आपको, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो अब आगे पढ़ लेते हम लोग अच्छे से, इसके बाद अब इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, पहले tan फाई या tan फाई बताता हूँ यहाँ साइड से, tan फाई अगर डायरेक्शन चाहिए आपको तो आपको tan फाई लेना पड़ेगा, और tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर क्या होता है भैया परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना,
क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मींस VL माइनस VC अपॉन VR, है ना। tan फाइव बराबर क्या, VL माइनस VC अपॉन VR, भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan ले लीजिए आप लोग, tan फाइव मान लीजिए इसको ओमेगा टी को, ठीक है, एंगल के लिए, फेस के लिए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर tan फाइव बराबर BL को लिख सकते हैं हम लोग IXL, उसको IXC, नीचे को IR, तो आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। खास बात और बता दूं मैं आपको, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको VL माइनस VC लिखा है, इसको VC माइनस VL भी लिख सकते हैं, कान खोल के सुन लीजिए सारे बच्चे, क्या लिख सकते हैं इसको, VL माइनस VC लिखा है, VC माइनस VL भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए किसी के भी मन में, पहले लिख दिया मैंने, आपको समझा दिया आपको वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा XC और ये क्या हो जाएगा आपका XL हो जाएगा, ठीक है जी। तो कोई भी दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका LCR सर्किट है, LCR सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, टॉपिक आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी में आता है रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस और समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, रेजोनेंस। तो इसको मैं रफ कर दूं, तो यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को थोड़ी सी भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें इस चीज का। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो अब पढ़ते हम लोग आगे बेटा। इसके बाद हमें क्या मिलता है, देखिए रेजोनेंस सर्किट मिलता है, जो बहुत इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, ठीक है, जो बहुत इंपोर्टेंट आपके बोर्ड के लिए भी। LCR सर्किट, अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, एंड रेजोनेंस सर्किट, है ना, LCR सर्किट एंड रेजोनेंस सर्किट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले रेजोनेंस सर्किट को होने के लिए कुछ कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है, रिक्वायर्ड कंडीशंस, है ना, मैं लिख दूं यहां पर, रेजोनेंस सर्किट के लिए होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या क्या, देखिए आप, पहला पॉइंट आपका, पहला पॉइंट ये कि सर्किट शुड बी LCR, आपका सर्किट कैसा होना चाहिए, LCR ही होना चाहिए, ठीक है, LCR सर्किट का होना बहुत जरूरी होता है। किसका होना बहुत जरूरी होता है, LCR सर्किट का होना बहुत जरूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। LCR सर्किट का होना बहुत जरूरी होता है, LCR सर्किट ही आपका रेजोनेंस सर्किट कहलाता है, और कोई सर्किट का आपका रेजोनेंस सर्किट नहीं कहलाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रिक्वायर्ड कंडीशन ये भी है कि करंट फ्लो मैक्सिमम इन द सर्किट, है ना, मैं लिख दूं यहां पर, जो करंट है ना, उसका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए सर्किट में, मैक्सिमम। करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए आपका, मैक्सिमम, सर्किट मैक्सिमम करंट आपका फ्लो होना चाहिए सर्किट में, मैक्सिमम। तो सर्किट में करंट मैक्सिमम कब फ्लो होगा, जब आपका जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो, जो आपका इंपीडेंस हो वो क्या हो मेरे बच्चे, मिनिमम हो, ठीक है, इंपीडेंस क्या हो आपका, मिनिमम हो। अब इंपीडेंस सबसे मिनिमम कब हो सकता है, जब आपका इंपीडेंस किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, मैं लिख दूं यहां पर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब जेड बराबर आर होगा, यानी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरीके से काम करेगा, है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना, प्योरली रेजिस्टिव। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो इंपीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अच्छा जी, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, फिर क्या हो सकता है सर, तो फिर हो सकता है, मैं आपको पांचवा पॉइंट लूं कि भैया जब जेड बराबर आर होगा तो इस सिचुएशन में जो एक्स एल की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक्स सी के इक्वल होगी। यानी सिंपल सा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होगा तो हम जानते हैं सर एक्सएल बराबर तो आपने ओमेगा एल पढ़ाया है, और एक्सी बराबर क्या पढ़ाया है, 1 ओमेगा सी पढ़ाया है मैंने। यहां से ओमेगा एल यहां दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, 1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 1/√LC, है ना। यहां लिख सकता हूं मैं रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि जो ओमेगा आपको दे रखा है उसका नाम है
एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर रेजोनेंट या रेजोनेंस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आप तो एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ओमेगा बराबर तो 2 पाई एफ भी पढ़ाया है आपने, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, तो क्या मैं यहाँ पर 2 पाई एफ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्यों नहीं लिख सकता मैं, तो ओमेगा बराबर क्या लिख देंगे आप 2 पाई एफ बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के, एफ बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, यहाँ लिख दूंगा मैं अब हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब जो आपका एफ है यहां पर उसका नाम है नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या है नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं हमारे हाउस सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, नेचुरल हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होती है आपकी 50 हर्ट्ज, है ना, तो आपके घर में भारत में 50 हर्ट्ज, ठीक है, हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी सप्लाई आती है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद और भी इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे 7वीं प्रॉपर्टी है ना, पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी, है ना, पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी, यानी जो cos फाई की वैल्यू वो कितनी है 1 है, या एवरीथिंग विल बी पैरेलल, पैरेलल मतलब जो फाई की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आपके सामने मैंने किसकी लिख रखी है, रेजोनेंस की लिख रखी है ना, किसकी लिख रखी है मेरे बच्चे, रेजोनेंस की, है ना। अगर मैं रेजोनेंस की ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की, तो वो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखिए आप लोग यहां समझिए इस ग्राफ को, इस तरीके से, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो आपका रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन का ग्राफ है। इस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस, मैं लिख दूं यहां पर रेजोनेंस ऑफ, रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस, ठीक है भाई। इस जगह पर आपका जो आर होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम, और इस जगह पर जो आपका करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस जगह पर जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा कम, और करंट क्या होगा मैक्सिमम। मैं इसको रफ करता हूं, वापस थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको हम लोग, कि आपको दिखाई दे, यहां लिख देता हूं, यहां पर रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस, ठीक है जी। हाँ, अब इस पॉइंट को बोलूंगा तो यहां पर करंट क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। जब करंट मैक्सिमम होगा तो इस जगह पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी ओमेगा या एफ होगी, इसको आप ओमेगा आर से भी इंडिकेट करते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस जगह पर अगर मैं यहां पर आऊं, थोड़ा सा बीच में आ जाऊं, एवरेज पर आ जाऊं, इस जगह आ जाऊं, तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा एवरेज, तो करंट भी क्या हो जाएगा आपका एवरेज। हम जानते हैं रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कम होने पर करंट बढ़ जाएगा। अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी आपकी, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होंगी ओमेगा 1 और मैं ओमेगा 2 मान लूंगा, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाऊं, यहां आ जाऊं, तो यहां पर जो आर आपका आर होगा वो मैक्सिमम होगा, और आपका जो करंट होगा वो मिनिमम होगा, है ना। दैट मीन्स आप एक बात सीखते हैं कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे पीक पॉइंट हमें मिलता चल रहा है, ठीक है। तो ये पीक पॉइंट ही आपका रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस कहलाएगा, जो केवल और केवल रेजोनेंस की कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है और किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता। इसी में आता है क्वालिटी फैक्टर, क्या है इसी में टर्म आता है एक क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या है तो हम जानते हैं, समय आप थोड़ा सा कहां बता दो, पहले इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे, तब मैं आपको क्वालिटी फैक्टर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को,
तो यहां तक कोई भी किसी को भी कैसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर एक पॉइंट आप आराम से देख लें तसल्ली से, एकदम क्लियर अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस क्या है। ठीक है बेटा, रेजोनेंस ऑफ शार्पनेस, तो सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए एकदम अच्छे से, क्लियर तरीके से। ठीक है, इसी में आता है क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर समझाने से पहले मैं एक बार और आपको रेजोनेंस सर्किट को एक्सप्लेन कर दूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और भी इसके बहुत सारी टॉपिक, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आनी चाहिए। रेजोनेंस सर्किट को होने के लिए किस सर्किट का होना जरूरी होता है, एलसीआर सर्किट का होना जरूरी होता है। दूसरा, करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब फ्लो होगा, जब आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। यानी आपका सर्किट कैसा होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। यहाँ में सर्किट में एलसीआर तीनों लगे हुए हैं, अब एल और सी तो काम करेंगे नहीं, वहां पर कौन काम करेगा, आर काम करेगा, तो इसलिए वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, है ना। एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्ससी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा एल के बराबर 1 अपॉन एलसी हो जाएगा आपका। ध्यान रखिए इस चीज का, ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट एलसी हो जाएगा आपका। ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन ओमेगा बराबर 2 पाई एफ भी होता है, तो यहाँ पुट करूंगा बराबर 1 2 पाई 1 अपॉन रूट एलसी हो जाएगा। ये आपकी नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपके हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी सप्लाई कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए और पाई वैल्यू कितनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं इसके बाद। इसी में आता है आपके पास कि सर थोड़ा सा मैं और बता दीजिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। चलिए मैं यहां बता देता हूं, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, है ना। क्वालिटी फैक्टर, है ना, क्वालिटी फैक्टर भी समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं इसके और भी ग्राफ हैं। ठीक है, इसके और भी ग्राफ, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हाँ, कैसे ग्राफ है इसका, एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ड्रॉ कर दूं मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से, है ना। फ्रीक्वेंसी का और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस कभी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये आपका किसका ग्राफ है, एक्सएल का, और ये किसका ग्राफ है आपका, एक्सी का। ठीक है, ये ग्राफ और है आपका, ध्यान रखना इस चीज का। मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ कर दूं, थोड़ा अच्छे से बना दूं आपको। ये ग्राफ भी आपका है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का और रेजिस्टेंस का। यहां ड्रॉ कर दो, शायद आपको दिख रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का और रेजिस्टेंस का, मैं इसको फ्रीक्वेंसी मानता हूं और इसको रेजिस्टेंस मान लेता हूं। ठीक है, देखिए ये ग्राफ आपका किसका है, एक्सी, मतलब एक्सी का और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये ग्राफ किसका है आपका, एक्सएल का, फ्रीक्वेंसी का। ये ग्राफ किसका है आपका, किसका है बच्चे, ये रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कभी डिपेंड नहीं करता, तो मैं लिख दूं ये एक्सी है, ये आर, सॉरी ये एक्सएल है, ये आर है, और ये क्या है, एक्सी है। तो कहीं ना कहीं ये भी ग्राफ है आपका। ठीक है, इस पॉइंट को आप एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एफ कहलाएगा, या ओमेगा नोट लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, जेड बराबर आर, इस सिचुएशन हो जाएगा, मैं यहां लिख दूं जेड बराबर आर, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी ग्राफ आपका ड्रॉ होता है, ये भी बनता है आपका। तो यहां तक भी किसी भी बच्चे को कैसी भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा था, क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है सर क्यू इक्वल टू होता है आपके पास सर एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट मींस ओमेगा आर अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसका एक और डायग्राम है, एक और ग्राफ है इसका, एक और फॉर्मूला है, वो है Q इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, जो बेसिकली किसके लिए होता है, एल सी आर सर्किट के लिए होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, और आनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद ठीक है, ये पढ़ दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, अब इसके बाद पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इक्वल टू आर ओवर जेड होता है। मैं यहां बता दूं पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर वो क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं होती, है ना। तो अबाउट एलसीआर सर्किट, अबाउट रेजोनेंस सर्किट, आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर करंट के मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम करंट उसका फॉर्मूला होगा आपके पास, मैं कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, है ना, यहाँ पे यहां लिख देता हूं। जो आपका आई नोट आएगा
वो आएगा वी नॉट ओवर आर, है ना। इस सिचुएशन में आई नॉट बराबर क्या आएगा, वी नॉट ओवर आर, यानी जेड की जगह पर अब कौन काम करेगा, आर काम करेगा। अगर आई आर एम की बात करता है तो वी आर एम अपॉन आर हो जाएगा, यानी जेड की जगह पर कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, आपका आर काम करना स्टार्ट कर देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ठीक है, इतना पहले नोट कर लें आप लोग अच्छे से। और जाते जाते बहुत सारी बातें भी मुझे आपसे करनी है, पहले इतना नोट कर लें, है ना। है ना, करिए आप लोग तुरंत। इतना देखिए आप लोग, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। याद रखें, सलाह हारे हुए ठीक है बेटा, लिख लिया। और जाते जाते मैं आपको इतना बोलूंगा कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी जिंदगी में हारने नहीं देता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक बार मैं और रिपीट कर दूं कि तजुर्बा जीते हुए का, सलाह हारे हुए की, और दिमाग खुद का इंसान को कभी जीवन में हारने नहीं देता। तो इस वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपको भी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जाते जाते मैं आपसे इतना जरूर बोल दूं कि तजुर्बा हारे हुए का, सलाह जीते हुए की, और दिमाग खुद का इंसान को कभी जीवन में हारने नहीं देता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और पढ़ते रहिए और मस्त आप लोग अपने आप को बनाते रहिए, ठीक है। तो जाते जाते भी मैं आपको एक बात बोल दूं कि तजुर्बा हारे हुए का, सलाह जीते हुए की, और दिमाग खुद का इंसान को कभी जीवन में हारने नहीं देता। ये हमेशा ध्यान रखना।